Hello all, welcome to Dive to Learn. In this video we are going to discuss previous year questions यानी कि दिसंबर 2019 में आए हुए previous year questions जो कि people development and environment से related है। इस सीरीज में यह तीसरा वीडियो है फ्रेंड्स। तो पहले दो पार्ट को आपने नहीं देखा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको भी जो है ज़रूर देखें और यह वीडियो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन का जो है रीसेंट ट्रेंड रहा है। ज़रूरी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट जैसे कि कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, हर बार आपको पैटर्न कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट्स यहाँ से आप ज़रूर ले सकते हैं जो आपको आगे एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाइव टू लर्न की ऐप जो है प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको जा करके आप डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से और इससे अपनी एमसीक्यू प्रिपरेशन जो है आप और भी रॉबस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2019 में आए हुए हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम का। मैच द फॉलोइंग environmental disaster with the words or phrases associated with them, यानी कि डिजास्टर किस चीज से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल डिजास्टर, लव कैनल ट्रेजेडी, लॉस एंजल्स स्मोक। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही क्लासिक डिजास्टर्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं और ऐसा आप देखेंगे इसमें कुछ भी रीसेंट क्वेश्चन नहीं है, रीसेंट ट्रेंड नहीं है कि रीसेंट कोई भी, मान लीजिए अभी जो ऑयल स्पिल हुआ था रशिया के साइड में या फिर कुछ और भी गैस डिजास्टर्स इंडिया में भी हुए हैं अभी रिसेंटली, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन क्लासिकल से यह क्वेश्चन आया है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसको हम मैच कर लेते हैं, चलिए डायरेक्टली आप देख लेते हैं इसको मैचिंग। भोपाल गैस ट्रेजेडी मिथाइल आइसोसाइनाइड से हुआ था, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। चेरनोबिल डिजास्टर जो है न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। लव कैनल ट्रेजेडी जो है डंपिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस की वजह से हुआ था। और लॉस एंजल्स स्मॉग जो है पेरोक्साइटाइल नाइट्रेट दैट इज पन की वजह से जो है यह हुआ था, लॉस एंजल्स स्मॉग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी सी बात जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कर लेते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज अ गैस लीक इंसिडेंट ऑन द नाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984 एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL कंपनी में जो है यह हुआ था। पेस्टिसाइड प्लांट था यह, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। It is considered to be world's worst industrial disaster as over 5 lakh people were exposed to this gas that is methyl isocyanide. Methyl isocyanide से इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग प्रभावित हुए थे। UCIL factory was built in 1969 to produce the pesticide 7 using methyl isocyanide as an intermediate. An MIC production plant was added to UCIL in 1979. So not getting into much depth here, आपको यही याद रखना है कि 1984 में यह ट्रेजेडी हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से हुई थी। ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इनिशियल इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर क्या हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के संपर्क में आके लोगों को जो है कॉफिंग, सीवियर आई इरिटेशन एंड अ फील ऑफ सफोकेशन, बर्निंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लेफारोस्पैसम, ब्रेथलेसनेस एंड स्टमक पेन, वॉमिटिंग, ये सारे जो है इनिशियल इफेक्ट्स थे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में जो है आई में आपको क्रोनिक कंजक्टिविटीज जो कि सालों तक लोगों को देखने को मिली, स्कार्स ऑफ कर्निया, कर्नियल ओपेसिटी, यानी आंख से जुड़े जो है बीमारियां लोगों को कई सालों तक इसको फेस करना पड़ा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके अलावा टीबी हो गया, ये सारा कुछ देखने को मिला। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी कि ब्रेन जो मोटर सिस्टम है हमारा, इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, फाइनर मोटर स्किल्स, नमनेस, ये सारे जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इस गैस से एसोसिएटेड। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से जो है इनमें से कौन सा जो है एक्सपोजर नहीं है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
and psychological problem. Of course any disaster will amount to psychological problem. Current is the time of covid, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लोगों में जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसको पीटीएसडी कहते हैं, चिल्ड्रंस हेल्थ पेरी एंड neonatal death rates, increased failure to grow, intellectual impairment etc. ये सारा जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट थे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक ट्रेजेडी ऑफ भोपाल गैस. थोड़ी सी बात जो है चेरनोबिल डिजास्टर और लव कैनल पे भी देख लेते हैं. तो चेरनोबिल डिजास्टर जो है क्या था, एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था और ये बिल्कुल क्लासिकल एक्सीडेंट था फ्रेंड्स. ये भी 1986 26 अप्रैल को ऑकर किया था एट नंबर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर इन द चेरनोबिल nuclear power plant near the city of Pripyat in North Ukraine SSR. प्रायर USSR से जो है यहाँ पे यह चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था. लव कैनल की हम बात करें तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे नियाग्रा फॉल्स में ये एरिया जो है लाई करता है और मैसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो है एक साथ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में डंप कर दिया गया था. लव कैनल वाज अ नेबरहुड इन नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क. The neighborhood is infamously for as the location of 70-acre landfill. मतलब जो landfill है, बहुत सारा जो pollutants है वो एक जगह पर डंप कर दिया गया था landfill के रूप में और इसकी वजह से massive environmental pollution हुआ और health hazards arise हुआ. So that was the tragedy of Love Canal. Love Canal was during the period of 1978 to 2004. काफी बड़ा जो है पीरियड है कवर करता है और ये इसका जो सोर्स है वो विकिपीडिया है. आज यहाँ पे आपको होटल देखने को मिलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was signed in order to address which of the following environmental issues. तो इनमें से कौन सा environmental issue को एड्रेस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हो गए, क्योटो प्रोटोकॉल से हो गए. ये सारे क्वेश्चन आपको जबानी होने चाहिए. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं. सो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग या एसिड रेन. सो यहाँ पे आप देखेंगे हमें पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले थे, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पोल्यूशन या फिर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. सो ये स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड है. ओजोन जो हमारा लेयर है ये आपको ध्यान में रखना है और ये लेयर से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सबसे लोअर लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ऐसे करके जो है आइनोस्फेयर तक आपको सारे लेयर्स भी पता होनी चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Schistosomiasis, a common water contact disease, is spread by which of the following. ये डिजीज का नाम है. डिजीज से भी फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे डिजीज वाले क्वेश्चन काफी टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं. कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करने में. गियार्डिया, ई कॉली, सरकैरिया या फिर अमीबा. राइट आंसर हियर इज सरकैरिया. सरकैरिया की वजह से ये कॉमन वाटर डिजीज शिस्टोसोमियासिस होता है. ऐसे क्वेश्चंस याद करने के लिए यही तरीका है फ्रेंड्स, एक बार डिजीज को जो है आप सर्च कर ले कि क्या होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत बार जो है 5-2 कॉलम में भी आपको आ सकता है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है या एयर बॉर्न डिजीज है या जो है सॉइल कंटामिनेशन की वजह से हुआ. ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोमास फ्यूल in terms of their energy content per unit mass. So देखिए इसको हम क्रोनोलॉजी में लगाना है. ड्राई डंग, कोकोनट शेल, अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज. सो यही ऑर्डर को जो है देखते हैं हम. राइट आंसर क्या है, कोकोनट शेल, ड्राई डंग, अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज. क्या कहता है क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोमास फ्यूल इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास. तो एक इसका एनर्जी कंटेंट कोकोनट सेल में सबसे ज्यादा है, उसके बाद आपका ड्राई डंग है और लास्ट में है आपका अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. अर्थ वुड बी सेफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. Earth's climate was changing even before man appeared on Earth. So सही बात है.
when we say Earth's climate was changing even before man appeared on Earth. We all know there was ice age, there was volcanic eruption, much before earlier than man was present in on Earth. तो ये स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स. इसके अलावा मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. वी ऑल नो दैट इज करेक्ट. लेकिन अर्थ वुड बी सेफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट. So if we talk of a couple of diseases, we talk of like recent COVID. So it has nothing to do with greenhouse effect. Those environment and pollution, our population is a major cause which leads to spread of more such diseases. लेकिन ऐसा अगर हम कह नहीं सकते कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ बिल्कुल ही सेफ होगा. सो बी और सी जो है इसके करेक्ट आंसर है. Which of the following is the correct sequence of greenhouse gas according to their relative global warming potential in the increasing order? देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सारी शिफ्ट के कंबाइन करके हमने 3 पार्ट में इसको प्रेजेंट किया है. तो अगर आपको दिखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से 2 क्वेश्चन है या ग्रीन हाउस गैसेस से 2 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि वह एक ही शिफ्ट में आए हुए हैं. कई सारे शिफ्ट के कई सारे पेपर्स को कंबाइन करके जो है यह सीरीज हमने आपके लिए बनाई है. तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है. अब बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा पोल्यूट करता है. कार्बन के बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपका मीथेन, देन नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. सो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाते तो भी आपको जो है मीथेन वाला ऑप्शन और नाइट्रस ऑक्साइड स्टार्टिंग ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे. कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन आता है. तो ये दोनों जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस है. ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार हमने एग्जाम में देखा हुआ है, इन दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसी तरीके से आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम में काफी खासा देखने को मिलते हैं. सो आप ऑर्डर वाले क्वेश्चन पर जो है अपनी प्रिपरेशन के दौरान विशेष ध्यान दें. Moving on to the next question, which of the following natural hazards has relatively slow onset? जो कि बिल्कुल ही धीरे धीरे स्टार्ट होता है. कौन सी ऐसी प्राकृतिक आपदा है? वोल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट, वाइल्ड फायर्स, लैंड एंड स्लाइड्स. राइट आंसर इज ड्रॉट. ड्रॉट जो है बिल्कुल तेजी से बिल्कुल नहीं आता है, ड्रॉट जो है धीरे धीरे करके आता है. सो वोल्केनिक करप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वोल्केनिक करप्शन जो है सडनली भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया में या तो ओशन के अंदर या फिर ऑन लैंड एंड माउंटेन्स और वोल्केनिक जो जोन्स हैं वहां पर आपको देखने को मिलते रहते हैं. वाइल्ड लाइफ फायर ऑल्सो कैचेस वेरी क्विकली, सेम एज विथ लैंडस्लाइड्स. कभी कभी जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे आपको ये सारे फिनोमेना देखने को मिल सकते हैं. ड्रॉट्स जो है इट इज अ स्लो ऑनसेट. तो इसके कहते हैं इसके यह कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा, ये पता नहीं होता. ऐसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया हुआ है ड्रॉट से, तो ध्यान में रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम आर. इनमें से मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि फ्रेश वाटर सिस्टम में है वो कौन कौन से हैं? मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट इन फ्रेश वाटर सिस्टम. इनमें से कौन से सोर्सेस हैं जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खा लेते हैं फ्रेश वाटर सिस्टम में? एग्रीकल्चरल रन ऑफ, फूड प्रोसेसिंग, ओर माइनिंग, सीवेज एफ्लुएंट और लैंडफिल साइट्स. सो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम बात करते हैं ओर माइनिंग की, तो ओर माइनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रन ऑफ, फूड प्रोसेसिंग और हम बात करते हैं आपके सीवेज एफ्लुएंट. सीवेज एफ्लुएंट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. सेम इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो अगर वाटर बॉडीज में, फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं. फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो रिक्वायर डिमांड्स अ लॉट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन. बट व्हेन वी टॉक ऑफ ओर माइनिंग एंड लैंडफिल साइट्स, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का कोई खास डिमांड नहीं होता है. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है. राइट आंसर है यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये कोई नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेस यहाँ पे कुछ बात ही नहीं हो रही, बिल्कुल अलग सा ऑप्शन है. नेचुरल गैस आपको पता है नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है. टिन सॉल्ट, इसके ऑप्शंस भी बिल्कुल ही अलग से हैं. Next question, biomass fuels have the potential to form a sustainable carbon neutral energy source because biomass fuel जो है
क्वेश्चन कहता है बायोमास फ्यूल में है जो है एक संभावना है कि यह आगे चलकर कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स बन जाएगा। क्यों? Produces carbon dioxide on combustion as much as they consume oxygen, as much as they consume when they grow। जब बायोमास यानी जब ग्रो करता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन, वो जब जलाते हैं उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। Produce less amount of carbon dioxide on combustion as compared to the amount they use during their growth। So कार्बन डाइऑक्साइड यूज जितना यूटिलाइज करते हैं ग्रो करने के लिए उससे कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करते हैं जब इसको जलाया जाए। या फिर हैव कार्बन कंटेंट सेम एज फॉसिल फ्यूल, बायोमास में फ्यूल में जो है सेम कार्बन कंटेंट है जितना कि फॉसिल फ्यूल में है। या फिर डू नॉट प्रोड्यूस hazardous emission on combustion। So right answer here is produce carbon dioxide on combustion as much as they consume when they grow। So जब बायोमास ग्रो करता है तो जितना ज़्यादा वह कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल करता है, जब उसको जलाते हैं बायोमास को तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड वह प्रोड्यूस करता है। इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल की बात की जा रही है, यानी कि जितना ज़्यादा उसमें वो आउटपुट है कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है व्हाइल इट्स ग्रो। दैट्स व्हाई इट इज अ कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स। अगर यहाँ पे न्यूट्रल वर्ड से भी आप इसको समझ सकते थे। Next question, under Kyoto Protocol, the parties in the second commitment period have reduced their greenhouse emission with reference to 90s level by at least। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको पता है जापान में 1997 में आया था और उसके सेकेंड कमिटमेंट पीरियड कब तक है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। सो 10%, 12%, 15% और 18%। राइट आंसर इज 18%। Under Kyoto Protocol, the parties in the second commitment period have to reduce to their greenhouse emission with reference to 1990 level by at least 18%। Next question, assertion reasoning का question है। assertion कहता है the impact of natural disaster does not depend on socio-economic factors। यानी कि आप जितना अमीर है जितना गरीब है, natural disaster को इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। Natural disaster do not discriminate between people of a society and other communities। इसका अर्थ ये है कि जितना ज़्यादा आप अमीर है जितना ज़्यादा गरीब है इससे नेचुरल डिजास्टर को किसी कम्युनिटी से किसी धर्म से बिलोंग करते हैं इससे नेचुरल डिजास्टर को कोई लेना देना नहीं होता है। द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो यहाँ पे इट डज डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फ्रेंड्स कैसे? देखिए नेचुरल डिजास्टर जब अकर करता है तो अगर कोई रीजन जो है वो जिसको कल्चरली एडवांटेज है, मान लीजिए कोई रीजन जो है ज्योग्राफिकली जिसको एडवांटेज है तो वहाँ पर जो है आपको इम्पैक्ट कम देखने को मिल सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा डिफिकल्ट सा टेरेन है जिसमें पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। और अगर हम एक वायरल डिजीज की बात करें जैसे कि कोरोना का अभी टाइम चल रहा है तो वहाँ पे अगर कोई लैंड लॉक्ड एरिया है जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, बाहर के लोग की जो है एंट्री इतनी आसान नहीं है तो वहाँ पे जो है इम्पैक्ट कम होगा। सो इसी तरीके से हम बात करते हैं तो सोशो इकोनॉमिक जो आपका स्टेटस है, अगर आपकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप जो है एग्जांपल अगर हम कोरोना का लेकर चलते हैं तो वहाँ पे अगर आप वैक्सीन बनाने में इजीली सक्षम है, अपने लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जो है रिकवर करने में आपके पास टेक्नोलॉजी है, सो आप पे किसी नेचुरल आपदा का जो है असर कम होगा। जापान में आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते रहते हैं, बट देन ऑल्सो देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज कीपिंग देम मूव एज पर द वर्ल्ड लेवल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो नॉइज पोल्यूशन कॉज कर सकता है? अब ऐसे ही बात इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो है 6 ऑप्शंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में एक ट्रिक है, बहुत ही ज्यादा आप थोड़ा सा समय लेकर करें और कोशिश करें कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए नॉइज पोल्यूशन की बात की गई है तो इसमें आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है आपका ये नहीं आएगा। नॉइज पोल्यूशन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है। तो एफ ऑप्शन देखिए, आप देखिए 3 ऑप्शन में एफ था तो अगर आप एफ भी एलिमिनेट कर देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक ही हम बात करें वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम नॉइज पोल्यूशन से, इसका भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको नींद ठीक से नहीं होती है तो ये नॉइज पोल्यूशन इसके कारण हो सकता है। स्पीच इंटरफेरेंस हो सकता है, बीपी जो है आपका रक्तचाप वो बढ़ सकता है, शिफ्ट इन थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। तो दैट इज द शॉर्ट ऑप्शन। ई ऑप्शन तो खैर सब में दिया हुआ है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से जो है ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आ गया कमिटमेंट पीरियड का क्वेश्चन भी फ्रेंड्स. सो अंडर क्योटो प्रोटोकॉल द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड यूरोपियन कम्युनिटी कंट्रीज वाज. फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की बात की जा रही है. फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक था? 1997 से 2005, 2008 to 2012, 2000 to 2012, 2005 to 2015. सो काफी आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स. यहाँ पे फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो है आपका 2008 to 2012. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following air pollutants are produced from room deodorizers? इनमें से कौन से जो पॉल्यूटेंट है रूम डिओड्रेंट से जो है प्रोड्यूस होते हैं? इनहेलेबल पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन या फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट आंसर इज वोलेटाइल organic compounds. Next question, in which category Cochin International Airport has been conferred as UN's Champion of Earth Award? So ये बिल्कुल ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एक आध क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट में आता ही आता है. सो ऑप्शंस आर पॉलिसी लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरियल विजन, साइंस एंड इनोवेशन एंड इंस्पिरेशन एंड एक्शन. राइट आंसर इज एंटरप्रेन्योरियल विजन. एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए जो है कोचिन एयरपोर्ट को यूएन चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल आप बिल्कुल ही अच्छे से करके जाए, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में, इसके अलावा जो मिलेनियर डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आने ही आने हैं. बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चंस होते हैं ये, आपके फ्री के नंबर देने वाले क्वेश्चंस, तो इसको बिल्कुल ही आप स्किप ना करें. कोऑपरेशन अमंग यूएन कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, phasing out the consumption production of ozone depleting substances, ensuring environmental sustainability and safeguarding societal quality of life worldwide. Right answer here is phasing out consumption and production of ozone depleting substances. So ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एजेंडा था. अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर लिया है, तो उम्मीद करती हूँ ये अगर आपको एग्जाम में वापस से मॉन्ट्रियल से कोई क्वेश्चन आए तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए. ओके, एवरेज नॉइज लेवल इन heavy traffic zones in major cities of India are generally in range of what noise level? That is 70 to 95 dBA. ये आपको एज इट इज याद रखना है. नॉइज पोल्यूशन का चार्ट जो है रिवाइज कर ले, बिल्कुल देख कर जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस लिस्ट में से पिकअप करना है आपको. इनमें से कौन से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मौजूद हैं? जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, clean water and sanitation, green agriculture and climate action. So right answer here is, यहाँ पे आपको जीरो हंगर देखने को मिलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में. क्वालिटी एजुकेशन है, इसके बाद जो है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, और क्लाइमेट एक्शन है. ग्रीन एग्रीकल्चर की यदि हम बात करें, और हम अगर बात करते हैं यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की, तो ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिस्सा नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप रिवाइज जरूर कर ले फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to meet the demand of market economy and to produce competent graduates who can compete with their counterparts in international markets, the first and foremost change that needs to be introduced in the prevailing system of higher education is related to. हायर एजुकेशन से एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं. मार्केट डिमांड क्वेश्चन कहता है, डिमांड ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट है जहाँ पे हम सक्षम ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सके, जो कि अपने ग्लोबल जो है स्टूडेंट्स के साथ compete कर सके, तो क्या चेंज की जरूरत है, क्या बदलाव लाने की जरूरत है अभी के जो हायर एजुकेशन सिस्टम में? तो ये किससे रिलेटेड है, किस चीज में बदलाव लाने की जरूरत है? एडमिशन प्रोसेस में बदलाव लाने की जरूरत है, करिकुलम में बदलाव लाने की जरूरत है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर? सो अगर क्वेश्चन आप सही से पढ़ लेते हैं तो करिकुलम को अगर चेंज करते हैं तभी जाकर के जो है हमारा जॉब मार्केट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सक्षम बन जाएंगे, ताकि अपने वर्ल्ड ग्लोबल काउंटरपार्ट से जो है compete कर सके.
तो ये थे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड आए क्वेश्चंस। को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से रीच आउट करें। कोई भी टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी लग रही है तो यू कैन रीच आउट वाया कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू गेट अ वीडियो फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक